दोस्तों वेलकम टू एग्जामिनेटो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जो भी जेई या इलेक्ट्रीशियन लेवल का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है वीडियो। और इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली हर एग्ज़ाम में आते हैं, इधर जेई लेवल का एग्ज़ाम हो या इलेक्ट्रीशियन लेवल का एग्ज़ाम हो, वो सारे एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं। तो वन बाय वन करके देखेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर पे। पहला क्वेश्चन है द बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द हीटिंग एलिमेंट। जो हम लोग हीटिंग एलिमेंट में कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। सपोज करो हम लोग जो घर में हीटर यूज़ करते हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। जो हीटर का जो कॉइल होता है, जो हीटर का कॉइल होता है उसमें हम लोग नाइक्रोम का यूज़ करते हैं, नाइक्रोम का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। टंगस्टन जो है, पहले जो इलेक्ट्रिक बल्ब आता था इनकेंडेसेंट लैंप, ठीक है, उसमें टंगस्टन का रहता था क्या, फिलामेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सूटेबल मटेरियल फॉर हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट मतलब जितना भी हीटर हो गया, गीजर हो गया, तो उस समय कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, नाइक्रोम। नेक्स्ट है प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन मतलब उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं है। ठीक है, तो जिसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर यहाँ पे प्योर नहीं रहता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें कुछ न कुछ डोपिंग मिला रहता है। ठीक है, इधर पी टाइप मटेरियल का डोपिंग रहेगा, एन टाइप मटेरियल का डोपिंग रहेगा, और डिपेंड करता है किस टाइप का आप मटेरियल बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्योर सिलिकॉन का बात बोला तो इसमें होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थर्ड क्वेश्चन है इम्प्योरिटी एटम टू बी एडेड। देखो यहाँ पे इम्प्योरिटी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं टू प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू मेक पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल को बनाने के लिए, ठीक है, सिलिकॉन को, उसमें कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो जो पी टाइप मटेरियल का जो इम्प्योरिटी होता है बोरोन। बोरोन जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो पी टाइप मटेरियल्स बन जाएगा। ठीक है, अगर एन टाइप रहता तो एन टाइप में फास्फोरस, एंटीमनी, तो ये सब एन टाइप मटेरियल का डोपिंग है। लेकिन यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर का पूछा तो यहाँ पे क्या होगा, बोरोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन। जो वायर होता है, जो हम लोग घर में वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, 1 mm, 2 mm, 2.5 mm, तो जो वायर का रेसिस्टेंस होता है, वायर मतलब क्या है, इसमें कॉपर का स्ट्रिप होता है, उस कॉपर के स्ट्रिप का रेसिस्टिविटी क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मटेरियल्स पे। मतलब कौन सा मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, कॉपर है तो उसका रेसिस्टिविटी अलग होगा। अगर ठीक है गैल्वेनाइज्ड आयरन है या गैल्वेनाइज्ड स्टील है तो उसका अलग होगा, एल्युमिनियम है तो उसका अलग होगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। तो रेसिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, इज हीटेड अप टू क्यूरी टेम्परेचर। जब कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्यूरी टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्या बन जाता, तो बन जाता पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो यहाँ पे एट क्यूरी टेम्परेचर पे आएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बनता है। एक होता है नील टेम्परेचर, कभी कभी नील टेम्परेचर भी पूछता है, उसको आप लिख लो। नील टेम्परेचर पे क्या होता है, एट नील टेम्परेचर, तो वहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिकम पैरामैग्नेटिक। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप दोनों बात को ध्यान में रखो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर बोला, क्यूरो पे क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, को जब क्यूरी टेम्परेचर हीट करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। कभी कभी ये भी आ सकता है। छठा क्वेश्चन है एन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज। क्या है, जब हम टेम्परेचर को ही जीरो रखेंगे तो जो सेमीकंडक्टर होगा
तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर जो वो भी इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर का जो बिहेव है वो एक्ट एज ए इंसुलेटर की तरह काम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर होगा वो धीरे धीरे कंडक्ट करेगा करंट को, लेकिन टेम्परेचर ही हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, तो एक्ट एज ए इंसुलेटर काम करेगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट 7, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फेर्मी लेवल, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर में जो फेर्मी लेवल होता है वो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मिडवे बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स, ये होगा आंसर ऑप्शन डी। 8वां क्वेश्चन चलते हैं, द रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय मैग्नेटिक मटेरियल इज हाईएस्ट। रिलक्टेंस मतलब क्या होता है, ये अपोज करता है किसको, फ्लक्स को, रिलक्टेंस का काम क्या है, ये अपोज करता है फ्लक्स को। यहाँ पे रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय मैग्नेटिक मटेरियल इज हाईएस्ट, देखो सबसे ज़्यादा अपोज कौन सा करता है रिलक्टेंस, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है सबसे ज़्यादा अपोज करता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और सबसे कम कौन करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो सबसे ज़्यादा कौन अपोज करता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। 9 का है, इफ टेम्परेचर ऑफ ए प्योर सिलिकॉन स्पेसिमेन इज इंक्रीज्ड, कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है सिलिकॉन का बना हुआ, उसका टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल होगा उस मटेरियल के अंदर वो क्या होगा, वो भी विथ इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वो भी इंक्रीज करने लगेगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 10 क्वेश्चन, वेनिसेस प्रोटेक्ट द इंसुलेटिंग मटेरियल अगेंस्ट, देखो वेनिसेस इंसुलेटिंग मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, उसमें ना तो मॉइस्चर जाना चाहिए, ठीक है, ना तो कोई डर्ट जाना चाहिए, धूल मिट्टी कण कुछ भी, ना ही ऑयल, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इफ ए 220 वोल्ट हीटर इज यूज्ड ऑन 110 वोल्ट सप्लाई, द हीट प्रोड्यूस बाय इट विल बी नियरली, ठीक है। अब देखो 220 वोल्ट का हीटर है, उसको हम लोग क्या चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, 110 वोल्ट में, तो हीट कितना प्रोड्यूस करेगा, तो हीट जो होता है एच हीट इक्वल टू, ऐसे देखो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ऐसे रखो, ठीक है। अब जैसे 220 वोल्ट है, कहाँ है 110 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना कम करेगा, देखो 220 वोल्ट पे एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 220 का स्क्वायर जो होगा। अब यहाँ 110 वोल्ट के सप्लाई पे चलाएंगे तो एच क्या होगा, एच इज 110 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 12100, इसका कितना हो जाएगा एच इक्वल टू 484, 22 × 22 484, उसके बाद 00। अब देखो ये कितना, ये इसका और इसका प्रोपोर्शन कितना है, 4 टाइम्स है, मतलब तो इसका मतलब 1/4 हो जाएगा, ये कम है ना, ये ये क्या 4 टाइम्स है इसका मतलब क्या बोल रहा है, हीट प्रोड्यूस बाय इट विल बी नियरली 1/4 हो जाएगा, क्या होगा आंसर इसका 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साइनोसॉइडल करेंट्स आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जो यहाँ पे एक टर्म है साइन और साइन सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो एकदम सेम है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, आइदर यहाँ पे कॉस होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ तब ये दिखना है, ये जो है फेज एंगल, ठीक है, ये π/3 है मतलब 60 डिग्री और -π/4 है, तो ये क्या है -45 डिग्री। अब देखो ω t प्लस इतना मतलब क्या हो गया कि निगेटिव एक्सिस में जाएगा, टाइम ω t इक्वल टू -π/3 हो जाएगा, अगर जीरो करेंगे ω t प्लस π/3 इक्वल टू 0, तो ω t होगा -π/3, यानी -π/3 से ये वेव फॉर्म स्टार्ट होगा, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, यहाँ ऐसे करके चलेगा, जो भी है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके चलेगा, तो ये क्या होगा π/3, और उसके बाद ये कितना है ω t माइनस π/4 करेंगे 0, तो ω t इक्वल टू π/4, तो ये क्या है प्लस, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा π/4 लगभग यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे करके,
ठीक है। तो अब देखो इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ कितना हो गया 45 डिग्री। तो 60 + 45 क्योंकि π/4 है, 60 + 45 कितना हुआ, वही बोल रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, 60 + 45 कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। अगर सपोज करो यहाँ पे π/3 प्लस में है, ठीक है, और यहाँ π/3 भी अगर यहाँ पे प्लस में रहता, सपोज करो एग्जांपल के लिए, तो ये भी क्या हो जाता -45 डिग्री। तो -45 डिग्री मतलब 60 डिग्री, यहाँ 45 यहाँ से होता है, ऐसे करके मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ ऐसे करके होता सपोज करो, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाता है, ये 60 डिग्री और यहाँ से 45 डिग्री, ये दोनों के बीच में कितना हो जाता 15 डिग्री। तो आंसर क्या होता 15 डिग्री। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस मतलब इधर माइनस डायरेक्शन में जाएगा 60 डिग्री और ये प्लस में जाएगा 45। तो ये 60 + 45 कितना हो जाएगा 105 डिग्री। इस तरह से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में भी क्वेश्चन है, जो हिंदी में कंफर्टेबल आप हिंदी में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है, द रिएक्टेंस ऑफर बाय ए कैपेसिटर टू एन अल्टरनेटिंग करेंट और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ कितना 50 इज 10 ohms दिया हुआ, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 100 द रिएक्टेंस विल बी। अब कौन सा रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी XC = क्या होता है 1/2πfc फार्मूला होता है। अब देखो XC दिया हुआ मतलब 10 ohm में दिया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ XC = 10 = 1/2π, F कितना है 50 × C। तो हम कैपेसिटर को वही रहने देते हैं, ठीक है। नया मुझे निकालना 100 हर्ट्ज पे कितना होगा, तो C = क्या लिख सकते हैं, ये 10 इधर आ जाएगा तो 1/1000 π, इतना मतलब क्या, कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है फेराड, तो फेराड हम ले लिया। अब देखिए C का मान मुझे निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है 100 हर्ट्ज पे कितना रिएक्टेंस होगा, तो XC = 1/2πfc। तो 1/2π F की जगह 100 और C की जगह A वैल्यू रख देंगे, तो कितना होगा 1/1000 π। अब पाई कैंसिल, A भी कैंसिल, तो कितना बचा 1/0. अगर 2 में 10 से भागा देंगे तो कितना होगा 0.2, यही होगा ना। तो फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा, XC = क्या 1/2πfc। तो यहाँ पे 2πf × C की जगह पे क्या रख दिए 1/1000 π, ठीक है। अब यहाँ से 1 में यहाँ 0 गया तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 क्या हो जाएगा ओम। तो क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा, 100 पे क्या होगा रिएक्टेंस 5 ओम, तो इसका सही आंसर क्या होगा 13 का B 5 ओम आंसर होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। XC = 1/2πfc। यहाँ से कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ 50 हर्ट्ज पे कितना होगा 10, तो 10 मैंने यहाँ रख दिया 1/2πfc। तो C निकाल, यहाँ पे कितना कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर का मान इतना फेराड हो गया। अब XC = 1/2πfc, इस C को यहाँ पे पुट कर दिए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकल गया जब 100 पे फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 50 से इंक्रीज करके 100 किए तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब 100 है, कहीं 200 देगा तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। अगर आप लोग को डाउट लगता है कहीं पे भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। 14th का क्वेश्चन देखते हैं, द RMS वैल्यू ऑफ हाफ वेव रिएक्टिफाइड अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ AC करंट इज 10 एम्पियर। किसका, हाफ वेव रिएक्टिफायर का। इट्स वैल्यू फॉर फुल वेव रिएक्टिफायर, अगर फुल वेव रिएक्टिफायर रहेगा तो RMS वैल्यू कितना होगा। हाफ वेव का 10 एम्पियर है तो फुल वेव का क्या होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, जो नीचे आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा अगर आपको सॉल्यूशन लिखना हो तो। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कितना आसानी से करते हैं। देखो हाफ वेव रिएक्टिफाइड, ठीक है, तो हाफ वेव है, तो हाफ वेव में
RMS वैल्यू 10 एम्पियर है। तो हाफ वेव का RMS वैल्यू क्या होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए हाफ और फुल दोनों का। देखो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव का RMS होता है IRMS इक्वल टू IM मैक्सिमम करेंट बाय 2। वही फुल वेव में होता है IRMS इक्वल टू IM बाय √2। बस ये फार्मूला आपको पता है, आप क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। आप देखिए RMS वैल्यू कितना दिया हुआ 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर यहाँ लिख देंगे और यहाँ से मैक्सिमम करंट निकालेंगे IM बाई 2। तो IM की कितना निकल गया 20 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम करंट निकल गया तो यहाँ पे पुट करके फुल वेव का RMS निकाल लेंगे IRMS इक्वल टू IM कितना हो गया 20 बाई √2। तो 20 बाई √2 को अब देख लेंगे ऑप्शन में है क्या 20 बाई √2, देखो 20 बाई √2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। कभी कभी 20 √2 ना देके यहाँ पे √2 ऊपर से और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे सेम, तो क्या हो जाएगा 20 √2 बाई 2, 2 10 से कट गया, तो इसको 10 √2 भी लिख सकते हैं। तो कहीं पे भी 10 रूट या इक्वल टू 10 √2 भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 14 का सी। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए, ठीक है। जब तक आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बहुत हेल्पफुल भी होगा तैयारी पर्पज़ से, अगर आप सही में अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो। नेक्स्ट 15 का चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। 15 क्वेश्चन है फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर फार्मूला पता है तो सारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 15 में क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर द रेसिस्टेंस मेजर अक्रॉस ए और बी, टर्मिनल और ए और बी के अक्रॉस में, इसके और इसके अक्रॉस में कितना रेसिस्टेंस होगा वो निकालना पड़ेगा। मतलब RAB इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। अब देखो सिंपल है, सब जगह दिया हुआ है। 15 किलो ओम दिया है, 20 किलो ओम, 5 किलो ओम, और यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया है 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब देखो जब भी कैपेसिटर आता है ना, अगर सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला है तो कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। किसको, कैपेसिटर को। कैपेसिटर को शॉर्ट करने का मतलब इसके अक्रॉस में कोई भी क्या होगा, वोल्टेज नहीं होगा, तो ये शॉर्ट हो गया। इसको जैसे शॉर्ट करेंगे तो ये वाला यहाँ से ऐसे करके एक ही वायर जा रहा है, इसका 15 किलो ओम और ये 5 किलो ओम, तो ये सीरीज में हो गया। एक ही वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रहा है, दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐड होगा। 15 + 5 20 हो जाएगा। तो 20 का मतलब हो गया कि इसको यहाँ से ऐसे करके इक्विवेलेंट करेंगे तो 20 किलो ओम हो गया, ठीक है। अब ये 20 और ये 20 दोनों पैरेलल में हो गया, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 20 × 20 / 20 + 20 40, तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन किलो ओम, 10 किलो ओम आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा 15 का बी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर वोल्टेज अक्रॉस C1। देखो वोल्टेज अक्रॉस C1, इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है। तो जब भी हम लोग रेजिस्टेंस के केस में क्या पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उसके अक्रॉस में जो उस सर्किट में जो भी करंट फ्लो करेगा सेम होगा। लेकिन पैरेलल के केस में करंट डिवीजन रूल लगता है और सीरीज के केस में क्या लगता है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है। यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे वोल्टेज का डिवीजन रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वोल्टेज अक्रॉस C1 निकालना है, VC1 इक्वल टू क्या लगाएंगे, जो सप्लाई वोल्टेज है VS × कैपेसिटर 2 का वोल्टेज, यानी कैपेसिटर 2 के अक्रॉस में जो भी कैपेसिटेंस है C2 / C1 + C2, ये फार्मूला हो गया जब VC1 निकालना है। अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 2 निकालना है, VC2 इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज × C1 / C1 + C2। अब देखो यहाँ पे मुझे C1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना, तो VC1 इक्वल टू क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज 300 वोल्ट दिया हो, 300 कर दो गुना C2 क्या है 2 माइक्रोफैराड, 2/2 + 1 3 हो गया, 3 से 100 × 2 कितना हो गया 200 वोल्ट, ठीक है। तो 200 वोल्ट कितना होगा आंसर 16 का ऑप्शन बी आ गया आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। 17
एन अल्टरनेटिंग करेंट गिवन बाय आई इक्वल टू 14.14 साइन ओमेगा टी प्लस π/6 है जे RMS वैल्यू। सिंपल है, देखो आई इक्वल टू जब भी इस फॉर्म में दिया रहेगा आई इक्वल टू क्या होता है IM साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। IM मतलब मैक्सिमम करंट दिया हुआ, IM इक्वल टू 14.14 मैक्सिमम करंट दिया हुआ है। RMS निकालना तो IRMS क्या होता है, क्योंकि फुल वेव है तो IRMS इक्वल टू IM/√2। जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा हाफ वेव तब तक आप मान के चलो कि फुल वेव दिया हुआ, ठीक है। तो IRMS इक्वल टू IM/√2। IM कितना हो जाए 14.14 और /√2 को मान तो 1.414, तो 10 से कट गया तो सही आंसर क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर हाफ वेव दिया रहता तब मुझे IM/2 फार्मूला लगाता, ठीक है, IRMS का, जो ऊपर में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्लियर, क्वेश्चन विथिन सेकेंड आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, विथिन सेकेंड में आप आंसर कर सकते हो। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता रहेगा तो आप आंसर दे सकते हो। कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप घूमते रहोगे, दिमाग लगाते रहोगे, टाइम पास होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो क्वेश्चन को 18 का। इन द फॉलोइंग फिगर रसिस्टर R2 बिकम ओपन सर्किट। जो ये रसिस्टेंस R2 है ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी, कितना होगा वोल्टमीटर जो यहाँ पे लगाएंगे इसको ओपन सर्किट करके कितना होगा। देखो जब कोई भी वायर, जैसे सपोज करो यहाँ रसिस्टेंस ऐसे है, फिर ये जो रसिस्टेंस R2 है इसको ओपन करके फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ कर दिया और यहाँ पे 200 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, यही होगा ना। ये हो गया R1, R2 तो ओपन कर दिए, तो इसके अक्रॉस में मुझे वोल्टेज निकालना है, कितना वोल्टेज होगा। ये R3 हो गया, ये R4 हो गया और ये प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स हो गया। तो जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे करंट क्या होगा इस सर्किट में, I इक्वल टू 0 करंट फ्लो होगा। 0 करंट फ्लो होगा तो मतलब यहाँ पे कहीं पे भी इसके अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 0 0 0, क्योंकि करंट ही 0 है। तो सारा वोल्टेज कहाँ पे आएगा इस ओपन टर्मिनल पे। जो यहाँ पे इनपुट जो भी देंगे, 200 वोल्ट है तो यहाँ 200 वोल्ट आएगा, यहाँ 400 देंगे तो 400 आएगा, समझ रहे हो। तो जो इनपुट सप्लाई दिए हैं अगर ओपन है तो सारा वोल्टेज ओपन, जहाँ जिस टर्मिनल पे ओपन रहेगा वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज मेजर्ड इन। देखो कैपेसिटी ऑफ बैटरी को हमेशा एम्पियर आवर में मेजर करते हैं, एम्पियर आवर में, ठीक है। नेक्स्ट, इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ द इंडक्टिव कॉइल आर डबल देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, इसका एक फार्मूला होता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए इंडक्टेंस के केस में, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहा तो L इक्वल टू क्या होता है 20 का, L इक्वल टू N² म्यू नॉट म्यू आर A बाई L। तो यहाँ पे ये देखो ये सब क्या होगा, एरिया, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी, तो ये सब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे N² और L क्या है वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² बाई L लिख सकता हूँ। अब देखो क्या बोला, बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ द इंडक्टिव कॉइल आर डबल, ठीक है। दोनों को डबल करेंगे तो क्या होगा, जो न्यू होगा L इंडक्टेंस, L न्यू क्या होगा, दोनों को डबल कर दिए तो 2N का होल स्क्वायर बाई L² कर सकते हैं। 2N² मतलब 4N² बाई L को क्या किए, L को L² नहीं, L क्या हो रहा है दुगुना हो रहा है, कोर लेंथ डबल हो रहा है तो 2L कर दिए, ठीक है। 2L तो यहाँ से 2 से कट गया तो क्या बचा 2N² बाई L। अब देखो N² बाई L क्या है L है तो इक्वल टू 2L, तो क्या हो जाएगा इंडक्टेंस। इफ द बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ द इंडक्टिव कॉइल आर डबल देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस, द न्यू सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा 2L, मतलब पुराने से दुगुना होगा तो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे N क्या हो गया, N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट हो गया परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स जो भी होगा, ठीक है, एरिया ऑफ द कोर्स जो भी मैग्नेटिक कोर है उसका, और लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला।
21 म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक कपल कॉइल डिपेंड्स ऑन। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे, परमिबिलिटी ऑफ कोर्स पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ देयर कॉमन कोर। तो ऑल ऑफ द एबव, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। अब हिंदी में भी है, आप देख सकते हो इसको। 22 फॉर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। ठीक है, एवरेज और आरएमएस वैल्यू का रेशियो निकालना है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है तो मैंने आपको बोला था जब एग्जाम में हाफ वेव दिया रहेगा तब आप हाफ वेव का फार्मूला लगाओ। कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब फुल वेव है, तो फुल वेव का ही इसमें फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप फार्मूला लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में हाफ वेव दिया रहेगा तब हाफ वेव का फार्मूला लगाएंगे, अगर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब फुल वेव का। तो फुल वेव का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फुल वेव, हाफ वेव का आरएमएस क्या होता है, एवरेज क्या होता है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर क्या होता है। इसके ऊपर एक टेबल हम आपको बना के प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो एवरेज वैल्यू निकालना ना, एवरेज वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू आई एवरेज क्या होता है? फुल वेव का 2IM/π। ठीक है, उसके बाद आरएमएस क्या होगा? IRMS IM/√2। अब इसका रेशियो बोल रहा है, तो रेशियो निकाल दो। रेशियो मतलब क्या हो जाएगा? आई एवरेज और आरएमएस का रेशियो होता है, यानी 2IM/π भागा IM/√2। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2IM/π हो जाएगा इंटू √2/IM। तो IM कैंसिल, तो 2√2/π। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी, 2√2/π। ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 फॉर एन RLC सीरीज AC सर्किट। सीरीज AC सर्किट है, RLC सीरीज यानी रेजोनेंस का टॉपिक है। ठीक है, द करेंट एट सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस मतलब क्या हो गया? सर्किट जो है रेजोनेंस कंडीशन में एक्ट एज ए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो इन सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है? सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है मिनिमम होता है। जहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम होगा वहाँ पे क्या होगा? करंट मैक्सिमम होगा। और हमेशा याद रखो पावर फैक्टर, क्योंकि रेसिस्टिव सर्किट हो जाता है एट रेजोनेंस के कंडीशन में, तो पावर फैक्टर जो होगा इधर सीरीज हो या पैरेलल हो, दोनों का पावर फैक्टर क्या होगा? हमेशा यूनिटी होगा। और सीरीज के केस में क्या होगा? इनपुट इम्पीडेंस जो होगा सीरीज RLC सर्किट का वो मिनिमम होगा। जहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन मैक्सिमम एट यूनिटी पावर फैक्टर। यहाँ पे सीरीज RLC की जगह अगर पैरेलल रहता तो क्या होता? पैरेलल के केस में क्या होता? वहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी ही होता, लेकिन पैरेलल के केस में इनपुट इम्पीडेंस मैक्सिमम होता, तो वहाँ पे करंट क्या होता? मिनिमम होता। समझ रहे? तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला था कि RLC सीरीज सर्किट है और सीरीज रेसिस्टेंस, करंट एट सीरीज रेसिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, तो कितना होगा? मैक्सिमम एट यूनिटी पावर फैक्टर। 24 इफ़ V = A + JB I = C + JD। ठीक है, कम्प्लेक्स का है ये। ठीक है, तो A + JB C + JD देन एक्टिव पावर इज गिवन बाय एक्टिव पावर को ही हम लोग एवरेज पावर बोलते हैं, ट्रू पावर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक्टिव पावर आपको निकालना है। तो एक्टिव पावर मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर आप कम्प्लेक्स कंजुगेट करके करोगे तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया? वोल्टेज दिया हुआ A + JB और करंट दिया हुआ C + JD। मुझे निकालना क्या है? एक्टिव पावर निकालना। एक्टिव पावर क्या होगा? यहाँ पे एक्टिव भी पूछ सकता था, रिएक्टिव पावर भी पूछ सकता था। ठीक है, यहाँ पे एपरेंट पावर भी पूछ सकता है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पता क्या होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी इस टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो आप यहाँ पे हमेशा ये फार्मूला यूज करो एपरेंट पावर का, एपरेंट पावर। ठीक है, एपरेंट पावर हो गया। तो एपरेंट पावर क्या हो जाएगा? एपरेंट पावर = वोल्टेज इंटू करंट का कंजुगेट। ठीक है, करंट का कंजुगेट मतलब वोल्टेज आपका दिया हुआ, जैसे वोल्टेज दिया हुआ कितना? A + JB, आप लिख दो A + JB।
अब करंट का कंजुगेट मतलब होता है C प्लस JD दिया हुआ, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ये प्लस को हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेट का मतलब ही होता है I, मतलब अगर C प्लस JD है तो हम I कंजुगेट लिखेंगे तो C माइनस JD लिखेंगे, ठीक है। तो C माइनस JD, बस यही क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। A इंटू C मल्टीप्लाई कर दो, AC माइनस JAD प्लस JBC माइनस J इंटू J स्क्वायर BD। अब देखो J स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो -1 यहाँ पे माइनस इंटू -1 करेंगे BD, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो AC प्लस BD हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ पे J कॉमन लेते हैं तो J कॉमन लेंगे तो क्या होगा, AD माइनस BC। तो A हो गया आपका रिएक्टिव पावर और A हो गया एक्टिव पावर। ये कौन सा हो गया, एक्टिव पावर, और ये हो गया रिएक्टिव पावर। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है कि एक्टिव पावर क्या होगा, तो एक्टिव पावर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, AC प्लस BD। तो AC प्लस BD एक्टिव पावर होगा। अगर यहाँ पे रिएक्टिव पावर पूछता तो क्या होता, रिएक्टिव पावर AD माइनस BC, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा इस तरह से करना, तो कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है 25। तो यहाँ पे जो जो दिया है वो लिख देता हूँ। क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है 10 एट एन एंगल 15 डिग्री, ठीक है, 10 एट एन एंगल 15 डिग्री वोल्ट, एंड करंट दिया हुआ 2 एट एन एंगल -45 डिग्री। अब रिएक्टिव पावर इन द सर्किट बोल रहा है, तो रिएक्टिव पावर क्या होगा, रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होगा, Q रिएक्टिव पावर होता है VI कॉस, क्योंकि रिएक्टिव है तो साइन फाई होगा, ठीक है। तो वोल्टेज आपका दिया हुआ है कितना, 10, मैग्नीट्यूड उसका लेंगे 10, करेंट का मैग्नीट्यूड 2 लेंगे, और साइन फाई एंगल कितना है, ये 15 डिग्री है और 45 -45 है, तो -45 और 15 कितना हो गया। अब देखो -45 मैं आपको बताया था ना कि जब इसको फेज एंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अगर एक प्लस एक माइनस में तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अगर दोनों माइनस में रहता, यहाँ -15 रहता, तो फिर -15 प्लस 15 करते तो कितना हो जाता, -30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे तो 30 लेते हैं एंगल, लेकिन यहाँ पे एक प्लस एक माइनस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 60। तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू साइन 60 का मान √3/2, 10 से कट गया, 10 √3 का मान कितना होगा, 17.32 रिएक्टिव पावर में आ जाएगा VAR। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। 26 में चलते हैं। इफ़ ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय स्क्वायर वेव, कैपेसिटर को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं, स्क्वायर वेव के थ्रू करंट सोर्स से, देन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, जब भी अगर स्क्वायर वेव होता है करंट में तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हमेशा क्या होगा, ट्रायंगुलर वेव्स होगा। क्या होगा, ट्रायंगुलर वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27। इन द सर्किट शोन बेलो टर्मिनल A and B आर शॉर्ट सर्किटेड, ए और बी को शॉर्ट कर देते हैं, देन करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉन करेगा। जब इसको आप शॉर्ट कर दिए तो यहाँ से ये जो केबल है, यहाँ से यहाँ ये जो वायर है, ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो AR सीरीज में है, A और AR पैरेलल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पैरेलल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इंटू R/2R, यानी R/2, ठीक है। वोल्टेज आपका दिया हुआ है, तो करंट कितना होगा इस सर्किट के थ्रू, I = V/R इक्विवेलेंट, तो V/R/2 ऊपर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2V/R। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है 28। इन द फॉलोइंग सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल A and B, टर्मिनल A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो A यहाँ है, B यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ मतलब ये B यहाँ से यहाँ ना आके यहाँ डायरेक्ट B यहाँ लिख सकता हूँ क्या, वही तो वायर है, यहाँ से ऐसे करके लेके यहाँ हम चले जाए, यहाँ अब कहें यहाँ B है, कुछ भी कर सकता है, तो ये B हम यहाँ लिख देते हैं। अब A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपको पता है कि जब कैपेसिटर सीरीज में रहेगा तो उसको हम लोग जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है उस तरह से कैपेसिटेंस को सीरीज में हम लोग करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C × C/2C, तो C/2, ठीक है। और C/2 और C/2 क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो पैरेलल में होगा तो ये दोनों ऐड होगा, तो C इक्विवेलेंट या CAB कितना हो जाएगा, C/2 + C/2,
तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 28 का सी। नेक्स्ट है 29, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्रॉप फ्रॉम 100 वोल्ट से 0 लोड करेंट टू 80 वोल्ट। पहले 100 वोल्ट था, अब 80 वोल्ट पे आ गया। व्हेन लोड करेंट इज 2 एम्पियर। लोड करेंट क्या है, 2 एम्पियर। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। देखो पहले कितना है, 100 था, अब 80 आ गया, तो चेंज इन वोल्टेज कितना हो गया, और निकालना क्या रेसिस्टेंस। द R इक्वल टू V2 माइनस, पहले V2 था, फिर अब V1 आ गया बाय I करंट, V बाई आई होता है, कितना हो गया 100 माइनस 80 बाई 2, तो 20 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 10 ओम क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस किसका, बैटरी का। 30, ए चार्ज ऑफ 0.1 कूलम मूव थ्रू ए गिवन पॉइंट इन एवरी 0.05 सेकेंड। तो करेंट फ्लोइंग थ्रू द पॉइंट, करेंट कितना फ्लो कर रहा है, सिंपल फार्मूला, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अब डी क्यू क्या है, चार्ज कितना है 0.1 कूलम, टाइम कितना दिया हुआ 0.05, तो 0.05 होगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 100 और नीचे आई कटेगा तो 10, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 क्या हो जाएगा एम्पियर, 2 एम्पियर होगा ना आंसर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। बस ये फार्मूला आपको लगा दो, आंसर आ जाएगा। 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर आर यूज्ड इन ए डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में हमेशा कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, देखो डीसी सर्किट का बात बोलता है तो यहाँ पे पोलरिटी प्लस और माइनस होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक। 32, इन एन RLC सीरीज AC सर्किट फ्रीक्वेंसी इज वैल्यू द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे सीरीज सर्किट का बात बोल रहा है, ठीक है, RLC सीरीज सर्किट है, तो फ्रीक्वेंसी इज वैल्यू द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में सर्किट जो है किस तरह बिहेव करेगा। सर्किट जो है हमेशा अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के वैल्यू में अगर करेगा सीरीज RLC सर्किट में, तो सर्किट एक्ट एज ए कैपेसिटिव सर्किट, तो XC इज ग्रेटर देन XL, और एवब अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहता तब XL इज ग्रेटर देन XC होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बोल रहा है तो XC इज ग्रेटर देन XL। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33, एन RL सीरीज AC सर्किट दिया हुआ, R दिया हुआ 10 ओम, XL दिया हुआ 10 ओम्स, इट इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज सोर्स, द वोल्टेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ठीक है, तो कितना फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में, आपका फेज डिफरेंस निकालना है, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस दिया हुआ है, तो एक फार्मूला होता है उससे भी आप निकाल सकते हो। tan phi इक्वल टू क्या होता है, tan phi एंगल ही निकालना है, tan phi इक्वल टू R बाई जेड, ठीक है, tan R बाई क्या होता है, tan phi इक्वल टू R बाई एक्स, सॉरी एक्स होगा ना, देखो क्यों, सपोज करो ये रेसिस्टेंस है और ये क्या है इंडक्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, और ये फाई एंगल है, तो tan phi इक्वल टू बेस आधार बाय, और ये हो गया लंब, आधार बाय लंब हो जाएगा R बाय एक्सएल, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 बाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो tan phi इक्वल टू 1 कब होता है, जब फाई का मान क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है, tan phi का मान 45 डिग्री का होगा तभी तो 1 होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर और भी कर सकते हो, कैसे, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको पता है साइन थीटा या साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन ने आप लेके चलो कॉस फाई इक्वल टू बेस बाई जेड, ये होगा जेड, यानी बेस क्या है R बाई जेड, कॉस फाई आपको निकालना, कॉस फाई इक्वल टू R कितना है 10, और जेड कितना होगा, जेड क्या होगा, जेड इक्वल टू R प्लस JXL, तो R क्या है 10 प्लस J 10, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो रूट अंडर 10 का 100 प्लस 100 यही होगा ना, तो कितना हो जाएगा 200, रूट अंडर 200, तो यानी 10√2, जेड निकल गया, यहाँ पे 10√2 आ गया। अब देखो 10 खत्म, तो cos फाई इक्वल टू 1/√2, आपको पता है cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, तो फाई इक्वल टू 45। आप कोई भी फार्मूला लगाओ आपका आंसर सही आएगा, वही आएगा, तो बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए
कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आप लोग बस मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, ठीक है। तो आपको इसी तरह 1 बाय 1 करके सारा कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। बस आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि और इससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे, ठीक है, और मेहनत करने का। 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 क्वेश्चन देखते हैं। द करेंट आई फ्लोइंग इन द फॉलोइंग सर्किट दिया हुआ है, इसके थ्रू करंट कितना होगा। यहाँ जो 30 ओम का रेसिस्टेंस, इसके थ्रू करंट कितना होगा उसको हमको निकालना। अब देखो, हमेशा ध्यान दो, हमेशा कितना सोर्स वोल्टेज 100 वोल्ट का है, 30 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे, 20 ओम यहाँ है, और 100 वोल्ट का यहाँ पे सोर्स है। अब देखो, ये जो सोर्स है यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, कोई भी रेसिस्टेंस यहाँ भी नहीं है, तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो जो यहाँ इस टर्मिनल का जो भी वोल्टेज होगा वही वोल्टेज तो 100 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, जो 20 ओम के क्रॉस में होगा। अब देखो, यहाँ पे 100 वोल्ट है और यहाँ पर भी 100 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फेज डिफरेंस है कुछ नहीं है ना। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा, एक्ट एज ए क्या, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा, 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो इसका आप कैसे, प्लेट एरिया, प्लेट सेपरेशन, नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, देखो एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेपरेशन मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक उस पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है, थिकनेस ऑफ द प्लेट पे। तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही होता है ना। अब नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो भी होगा उसका एरिया पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिपेंड करता है, लेकिन थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 36 चलते हैं। ये 200 वाट बल्ब विथ 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 220 वोल्ट सप्लाई। द पावर कंज्यूम्ड बाय देम विल बी, कितना पावर कंज्यूम करेगा, मतलब बोल रहा है 2 बल्ब है, एक का वाटेज 200 वाट है और उसका वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है। दूसरा का 100 वाट का बल्ब है, उसका वोल्टेज भी 220 वोल्ट है, और कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों बल्ब हम सीरीज में कनेक्ट किए और उसको हम चला रहे हैं 220 वोल्ट के सप्लाई से। तो पावर कितना कंज्यूम करेगा, सिंपल है। देखो, जब भी इस तरह का है ना, देखो मैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीक़ा से बताता हूँ। 2 बल्ब है, 2 बल्ब बना लो, 1 बल्ब 2 बल्ब, यहाँ पे कितना सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं वो लिख लो, कितना है 220 वोल्ट, प्लस माइनस पोलरिटी, इसको हम लैंप 1 या लैंप 2 बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या, इसका रेसिस्टेंस मुझे लिखना है, लैंप 1 का क्या है, 220 वोल्ट इसका रेटिंग है और 200 वाट का बल्ब है, तो कितना रेसिस्टेंस होगा, R इक्वल टू V²/P। V² मतलब वोल्टेज कितना, 220 का स्क्वायर मतलब 484 00/200, ठीक है। मैं शॉर्टकट किया हूँ, 24242, ये कितना हो जाएगा, 242 रेसिस्टेंस हो गया, किसका, बल्ब 1 का। तो बल्ब 1 का रेसिस्टेंस R1 लिख देते हैं 242 ओम, ठीक है। दूसरा का रेसिस्टेंस क्या होगा, R2 इक्वल टू 220 का स्क्वायर यानी V²/P 100 यानी 48400/100, 00 कैंसिल, तो 484, इसका कितना हो गया 484 ओम, ठीक है। अब कितना पूछ रहा है, द पावर कंज्यूम्ड बाय देम विल बी, तो पावर कंज्यूम बाय मतलब दोनों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस जोड़ देंगे, 4 2 6 8 4 12 4 2 6 1 7 726 ओम। वोल्टेज आपको पता है, ठीक है, वोल्टेज आपको पता है, तो पावर इक्वल टू क्या होगा, V²/RT। तो V² कितना हो गया, 220 बाय गुना 220 बाय 726। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा 100 वाट आएगा। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको 66.6 वाट आएगा, 100 नहीं आएगा, 66.6 वाट आएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, 36 का बी होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, सीरीज में हो या पैरेलल में हो। बस आपको इसका रेटिंग का पहले रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर इसका रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वोल्टेज आपको दिया हुआ होगा, टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। सीरीज में है तो सीरीज का लगा दिए, R1 + R2, पैरेलल रहेगा तो R1 × R2/R1 + R2। इस फॉर्मूला आपके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। 37 देखते हैं।
द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस में काम करता है, जनरेटर के केस में, मोटर केस में लेफ्ट हैंड रूल। 38 इफ ए 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए 100 मिली हेनरी कॉइल द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी क्या होता है कॉइल के केस में, एनर्जी इक्वल टू हाफ LI², ये होता है फॉर्मूला। हाफ इंडक्टेंस क्या होगा 100 मिली है तो इंटू 10⁻³ कर दिए उसको, और I² मतलब 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 से 50 बाई 1000 कर देंगे तो कितना होगा 0.05 जूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। समझ गए यहाँ तक 38। आज 40 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बचेगा वो करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। इसलिए टाइम कंज्यूम हो गया कि मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि सिर्फ मैं यहाँ पे अगर फास्ट जाता हूँ आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, एक 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ क्वेश्चन को। 39 देखते हैं। 39 क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये 75 ओम है और ये 50 ओम है। इसको अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें तो कोई बात है, इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे कर दें तो ये 50 हो गया। 75 और 50 क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो इसको पैरेलल में करेंगे, ब्रेक करेंगे, 75 और 50 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 125। तो ये 3 से ये 5 से 5 दही मतलब 30 ओम हो गया, ठीक है। 30 ओम हो गया इसका। तो ये 30 ओम अब किस तरह से होगा, ये इस तरह से कर सकते हैं, ये 30 ओम है ना। तो ये 50 और 30 क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में होगा। तो फिर 50 × 30/80, क्योंकि एग्ज़ाम में कम टाइम मिलेगा, आपको फटाफट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 150/8, 150/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.75 ओम, यही होगा ना। अब देखो ये 100 ओम और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 18.75, दोनों ऐड हो कितना हो जाएगा आंसर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 118.75। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 39 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 40 चलते हैं। द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन अ रेसिस्टेंस फ्रॉम ए बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर विल बी एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का फॉर्मूला क्या होता है, E²/4R, ठीक है। P मैक्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, P मैक्स इक्वल टू E²/4R। तो इस सही ऑप्शन क्या हो जाएगा E²/4R। तो टोटल मैंने आज 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। इससे आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे 41 से आगे करेंगे। और आप लोग बस मन लगा के तैयारी कीजिए। अगर आप लोग को कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।